नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर में यूनिट थर्ड। इसमें जो कॉर्डेटा के बारे में हमने बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा में दो ग्रुप पाए जाते हैं, प्रोटो कॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और प्रोटो कॉर्डेटा जो है जिसे एक क्रेनिएटा कहते हैं, उसमें 3 सब फाइलम आते हैं, हेमिकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। और जो ग्रुप सेकंड है उसमें एक ही, जिसे हम एक क्रेनिएटा भी कहते हैं, उसे एक ही सब फाइलम आता है, वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेटा है सब फाइलम, इसमें आज हम समझेंगे। तो वर्टिब्रेटा जो है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। डिवीजन, इसके दो डिवीजन बनाए गए हैं, एक एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एगनेथा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक आज हम समझेंगे। इस वीडियो में एगनेथा के बारे में ही हम आज समझेंगे। तो एगनेथा जो है, इसमें पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो है कि इसमें बक्कल कैविटी के अंदर जॉ नहीं पाए जाते हैं, ट्रू जॉज नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे A1 नहीं। और एगनेथा मतलब जॉज लेस होता है ये, इसलिए एगनेथा ट्रू जॉ नहीं पाते, इसलिए इसको हम एगनेथा के अंतर्गत समझ रखते हैं। दूसरा जो है वो है स्फेरिकल माउथ। इनके अंदर स्फेरिकल माउथ पाया जाता है, गोल मुंह होता है, इनका मुख जो होता है गोल होता है, स्फेरिकल होता है। पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं, फिन्स जो होते हैं वो एपेंडिसेस या फिन्स नहीं पाए जाते हैं, पखने जिन्हें कहते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर एक्सोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता है, और एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, और साथ और जेनाइटल डक्ट भी नहीं पाई जाती है। इसमें गोनट तो पाई जाती है लेकिन जेनाइटल डक्ट नहीं पाई जाती। जेनाइटल डक्ट का काम होता है कि स्पर्म को एक गोनट से लेकर एक निश्चित स्थान तक ले जाना, लेकिन इसमें जेनाइटल डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। गोनट से जो स्पर्म निकलते हैं, ओवर निकलते हैं, उन्हें डायरेक्ट ही बाहर आउटर सराउंडिंग वाटर में छोड़ दिया जाता है, अर्थात इसमें जेनिटल डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें जेनिटल डक्ट नहीं पाया जाता है। गोनट पाई जाती है, सिंगल गोनट पाई जाती है, टेस्टिस ओवरी। इनमें नोटोकॉर्ड्स जो होती है वो परसिस्टेंस होती है, अर्थात ये जीवन भर इनमें नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है। और इसके अंदर मुख्य बात यह है, इसके अंदर जो वर्टिब्री पाई जाती हैं वो अनडेवलप्ड होती हैं, पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं। तो अनडेवलप्ड वर्टिब्री पाई जाती हैं, कशेरुकाएँ अनडेवलप्ड होती हैं, और नोटोकॉर्ड जीवन भर पाई जाती है। इन जो इंटरनल ईयर है उसमें दो हेमी स्फेरिकल ट्यूब्स पाई जाती हैं। इंटरनल ईयर में दो हेमी स्फेरिकल ट्यूब्स, हेमी स्फेरिकल ट्यूब्स पाई जाती हैं। अगला है सिंगल मीडियन पीनियल आई। हेड में मध्य में एक पीनियल आई पाई जाती है, और हेड के में दो लेटरल आइज इसमें पाई जाती हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसमें आप देखते हैं क्लासिफिकेशन में कि डिवीजन जो एग्नेथा है उसको दो क्लासेस में बांटा गया है। डिवीजन एग्नेथा को दो क्लासेस में बांटा गया है, एक तो है ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। पहले हम क्लास ले लेते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई। ऑस्ट्रेकोडर्माई में जो आते हैं सारे के सभी एनिमल्स एक्सटिंक्ट एनिमल जो हैं वही इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ऑस्ट्रेकोडर्माई के सभी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट है, और ये प्रथम वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इन्हें फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो पेपर में अगर पूछा जाता है फर्स्ट वर्टिब्रेट किस क्लास में रखा गया है, तो ऑस्ट्रेकोडर्माई में जो एनिमल्स हैं वो सभी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इनके ऊपर हार्ड स्किल्स पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें ऑस्ट्रेकोडर्माई के अंतर्गत रखते हैं। इनमें एक वन पेयर लेटरल आइज और वन मीडियन पीडियल आइज हेड पर पाई जाती हैं। और कॉमन ऑस्ट्रेकोडर्माई का जो एग्जाम्पल है वो है सिफेलेस्पिस, ठीक है, सिफेलेस्पिस। अब जो क्लास दूसरा है, क्लास सेकंड जो है साइक्लोस्टोमेटा। तो आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। साइक्लोस्टोमेटा जो है उसमें जो है जॉ लेस फिशेस होती हैं, फास्ट फिशेस होती हैं, और मैराइन में पाई जाने वाली सारी फिशेस मैराइन में पाई जाने वाली होती हैं। साइक्लो माइनस सर्कुलर, और स्टोमेटा मतलब माउथ इनका कैसा होता है, सर्कुलर होता है।
ये एक्टोपैरासाइट की तरह काम करती हैं, एक्टोपैरासाइट होती हैं, अर्थात जो बड़ी फिशेस होती हैं उनके ऊपर ये एक्टोपैरासाइट की तरह लगी रहती हैं और माइग्रेट में जिससे कि हेल्प मिलती है। बड़ी फिशेस के ऊपर बॉडी पर ये चिपक जाती हैं और जब जहाँ जहाँ वो बड़ी फिश जाती है वहाँ ये माइग्रेट कर जाती हैं और उनके साथ साथ बड़ी फिशेस को जो भोजन होता है उनके साथ साथ ये भोजन भी ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार इन्हें और जो बड़ी फिशेस हैं उनसे बचने में उनसे सुरक्षा भी प्रदान हो जाती है। तो एक तो उन्हें बड़ी फिशेस से सुरक्षा प्रदान होती है, जो जिसके ऊपर ये लगे होते हैं उसमें जो भोजन करती हैं उसके भोजन साथ साथ इनको भी मिल जाता है और तो तीसरा ये है कि इनमें माइग्रेशन में हेल्प मिलती है। तो एक्टोपैरासाइट होती हैं जो दूसरे फिशेस के ऊपर अपने से बड़ी फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहती हैं। इनमें जो गिल स्लिट्स पाई जाती हैं वो 6 पेयर से 15 पेयर तक गिल स्लिट्स पाई जाती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इनमें स्पॉनिंग की क्रिया भी पाई जाती है। स्पॉनिंग की क्रिया का मतलब जो क्रिया है उसमें क्या होता है कि ये मैराइन डिसीज होती हैं, मैराइन वाटर से ये फ्रेश वाटर में जाती हैं, फ्रेश वाटर में जाके ओवा और स्पर्म को रिलीज़ करती हैं, दे देती हैं, जिसके कारण ओवा स्पर्म से जायगोट और बनता है। और ये चूँकि फ्रेश वाटर में चली जाती हैं और होती ये मैराइन वाटर में रहने वाली फिशेस हैं, इनकी बॉडी मैराइन वाटर में रहने के लिए अनुकूलित होती है, फ्रेश वाटर में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होती है। इस कारण ये क्या वहाँ ओवा और स्पर्म देने के रिलीज करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और जो ओवा स्पर्म है वो वहाँ पर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से वो लार्वा का निर्माण करते हैं, लार्वा से मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है और यंग फिशेस बनती हैं। यंग फिशेस फेरस वाटर से तैरती हुई इसे माइग्रेट करती हुई मैराइन वाटर में आ जाती हैं और फिर जीवन भर मैराइन वाटर में रहती हैं। फिर दोबारा जब इन्हें एग लेइंग करने होते हैं, बच्चे होते हैं, तब जो स्पॉनिंग की क्रिया करनी होती है तो स्पॉनिंग की क्रिया करने के लिए फिर वापस फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है इन्हें। तो स्पॉनिंग की क्रिया क्या है कि ये माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में जाती हैं और वहाँ जाके अपने बच्चों को ऑफिस में वो पैदा करने का काम करती हैं। ये कहलाता है इनके स्पॉनिंग की क्रिया। स्कैवेंजर के रूप में भी काम करती हैं, अर्थात ये गंदगी जो होती है मैराइन वाटर में उसको ये खाती हैं और उसकी साफ़ सफाई में हेल्प हो जाती है। इस कारण से स्कैवेंजर फिशेस भी कहते हैं। ये इनकी बॉडी होती है लंबी होती है, इलांगेटेड बॉडी होती है, माउथ इनका सर्कुलर होता है, जॉ इनमें नहीं पाया जाता है, पेयर्ड फिन इनमें नहीं पाए जाते हैं, इनमें भी पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते हैं। क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम इनमें पाया जाता है और वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ध्यान देना बच्चों की क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम इसमें पाया जाता है साइक्लोस्टोमेटा में और वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, बोन इनके अंदर नहीं पाई जाती है। इन जो सर्कुलर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है और वीनस हार्ट पाया जाता है। वीनस हार्ट का मतलब होता है कि ये नॉन ऑक्सीजनेटेड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है और इसलिए इसको कहते हैं वीनस ब्लड हार्ट कहते हैं और वीनस हार्ट कहते हैं इसे। और इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है इसमें अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें किडनी होती है जो मीजोनेफ्रिक भी हो सकती है और प्रोटोनेफ्रिक भी हो सकती है। मीजोनेफ्रिक भी हो सकती है किसी में और किसी में ये प्रोटोनेफ्रिक भी हो सकती है, लेकिन होती इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी ही होती है। इसमें 1 पेयर लेटरल आइज, देखिए इसमें फिर से देखिए इसमें क्या लिखा है कि इसमें 1 पेयर लेटरल आइज पाई जाती हैं और हेड के मध्य में एक पीनियल आई भी पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट जो एक करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इनमें क्या है, मोनोराइनस कंडीशन पाई जाती है। मोनोराइनस कंडीशन का मतलब होता है कि इनमें केवल एक नॉस्ट्रल पाया जाता है। हमारे अंदर 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, इनके अंदर 1 नॉस्ट्रल्स होता है। मोनोराइनस कंडीशन में क्या कहते हैं, एक नॉस्ट्रल की पाया जाना। इनमें जो सेक्स होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, इनमें यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, अर्थात क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ये ओवा और स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं और बॉडी से बाहर ही स्पर्म ओवा का मिलन होता है और जाइगोट बनता है, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन में ज़्यादातर क्या होता है, लार्वा जरूर बनता है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर लार्वा नहीं बनता है, अर्थात इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसमें लार्वा कंडीशन नहीं पाई जाती है और जायगोट बनता है, जायगोट से सीधा ही एनिमल बन जाता है, लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाती, इसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिनमें लार्वल कंडीशन पाई जाती है। तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, एब्सेंट रहती है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, टेरोमाइजिन जो टेरोमाइजिन जो है वो ऐसी फिश है, लैम्प्रे कहते हैं जिसे, वो ऐसी फिश है जिसके अंदर लार्वा कंडीशन पाई जाती है और इसको लार्वा को एमोसिट लार्वा कहते हैं। तो इस प्रकार साइक्लोस्टोमेटा के दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेरोमाइजोन जिसे लैम्प्रे कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है मिक्सिन जिसे हेडफिश कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। इसमें साइक्लोस्टोमेटा के बारे में क्लास और क्लास ऑस्टोकोडर्माई जो कि एगनेथा की दो क्लासेस हैं, इसके बारे में हमने डिटेल अध्ययन कर लिया है। और एगनेथा जो है एक डिवीज़न है जो वर्टिब्रेटा का एक डिवीज़न है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने आज पढ़ ली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हो, इसे बार बार रिपीट करके पढ़ें, जिसे देखें और इसको नोट कर लें कागज पर, जिससे कि कॉपी में नोट कर लें, जैसे कि आपके लिए ये नोट्स बनते चले जाएं। तो इम्पोर्टेंस तो ये है कि इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम पर क्या पढ़ेंगे, ग्रैथोस्टोमेटा के बारे में समझेंगे।